हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज एग्रीकल्चरल फाइनेंस में आगे बढ़ते हैं। और एग्रीकल्चरल फाइनेंस आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने एग्रीकल्चरल फाइनेंस को कंप्लीट करवाया हुआ है। देखो थोड़ा सा मेरा आवाज़ इको कर रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और जिसकी वजह से कुछ सेटअप में डिस्टर्बेंस हो गई है और उनकी वजह से हमारा आवाज़ जो है वो इको कर रहा होगा। बट थोड़ा सा फोकस होकर सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको पढ़ के। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। टेक्निकल इशू तो होती रहती है। ठीक है, लाइट भी सुबह से नहीं है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो सबसे पहली बात कि आपको एग्रीकल्चरल फाइनेंस जो है वो कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करेंगे ना तो वहाँ पे देखना एग्रीकल्चरल फाइनेंस करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे सारे टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाए जा चुके हैं। तो सर आप वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में कवर करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यू आते हैं जो हमसे नहीं हो पा रहे हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको कवर करवा दीजिए। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें अपने टॉपिक को। चलिए, तो सबसे पहली बात, ये जो दो हमारे टॉपिक हैं 5CS और 7PS, इसको पढ़ते हैं क्रेडिट एंड क्रेडिट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, एवरीवन नो कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट एंड क्रेडिट एनालिसिस? सबको पता है क्या होता है? देखो, क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है लोन, और सबको पता है कि लोन क्या होता है। ठीक है, और इसी का एक और टर्म है दैट इज़ क्रेडिट एनालिसिस। देखो, अगर आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक को बोलते हो कि सर हमें लोन चाहिए, तो क्या बैंक आपको ऐसी लोन अप्रूव कर देगा कि ये बंदा जो है वो बहुत ही मतलब गोरा है, चिट्टा है, बहुत ही मतलब ईमानदार है, बहुत ही अच्छे कार से आया है, तो इसको लोन दे दो? ऐसा तो नहीं होता है। सबसे पहले बैंक क्या करती है, आपकी एनालिसिस करती है कि क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या रहा है बैंक के अंदर, क्या आप ऑनेस्ट हो, आपका मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका हर एक तरह से एनालिसिस करने के बाद जो है वो लोन अप्रूव कर देती है। दैट मीन्स कि आप में से किसी को पता होगा कि अगर हमें बैंक से लोन लेनी होती है और हमें हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो हमें कितने चक्कर करने होते हैं बैंक के, तब जाके फाइनली जो है वो लोन अप्रूव होता है। बट मेज़र ना के बराबर, मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर ही मुझे इतनी काटनी पड़ती है कि इंसान सोचता ही नहीं है कि हमें लोन चाहिए। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ नोटिस करना और कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनको लोन इतनी आसानी से क्यों मिल जाती है? क्योंकि भैया उसको पता है कि इसकी मंथली सैलरी आनी ही है, आज न कल ये लोन हमें रिपे कर ही देगा। ठीक है, कहीं भागेगा नहीं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जॉब में है तो इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी सही रहा होगा। ठीक है, कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होगा, तो बैंक ऐसे सिक्योर हो जाता है और इसको आसानी से ये लोन जो है वो अप्रूव कर देता है, कोई दिक्कत इसको नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भैया कि गवर्नमेंट जॉब में है, आजकल गवर्नमेंट जॉब का इतना करेज क्यों बढ़ा हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देके जाता है कि हाँ, हमें 60 साल तक जो है वो एटलीस्ट मैं सिक्योर हो गया, मेरा मंथली सैलरी आएगा, उसके बाद हमारा पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दो लोग देखना कि भाई अगर एक बंदा प्राइवेट जॉब वाला है, एक गवर्नमेंट जॉब वाला है, इसकी सैलरी प्राइवेट जॉब वाला का अगर 2 लाख पर मंथ है और गवर्नमेंट जॉब वाला का 80,000 ही क्यों ना हो, लोग अपनी बेटी का शादी जो है वो इसके साथ करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब, क्योंकि इसको पता है कि भैया प्राइवेट जॉब में कब इसकी कंपनी डूब जाए, कब ये बेरोजगार हो जाए, कोई आता पता नहीं है। बट एटलीस्ट अगर मैं इससे शादी करूँगी या फिर अपने बेटे को शादी इसके साथ कर दूंगी, तो कहीं ना कहीं जो है वो सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट इनका 60 साल तो सिक्योर हो गया ना। ठीक है, उसका पेंशन मिलना ही है। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे लड़की के पापा भी जो है वो सिक्योर हैं, तो भैया बैंक भी इसके ऊपर क्या करता है, भरोसा कर लेता है। ऑफकोर्स क्यों नहीं करेगा, जाहिर सी बात है करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको एक कहानी इसलिए बताया क्योंकि देख पा रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब का करेज इसलिए बढ़ा हुआ है, लोग इसलिए इतनी हार्ड कंपटीशन हो रही है। ठीक है, ये इस पर्पज़ की वजह से। ठीक है, नो तो अब यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अब चलिए यहाँ पे जो कोई 5CS है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं।
सबसे पहला आपका एक टर्म आता है, दैट इज करेक्टर। करेक्टर का मतलब क्या होता है कि अब देखो कई बार लोगों को ये गलत फहमी होती है कि करेक्टर का मतलब जो इंसान लोन लेने गया होगा मतलब हमेशा एक आदमी ही आएगा, ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी ही लोन लेने गया हो सकता है वो इंसान ही हो सकता है कोई एक किसान फार्मर हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोई एनजीओ हो, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा संस्था, कोई भी ऐसा इंसान जो लोन लेने गया है, तो सबसे पहले जो लोन अप्रूव करता है वो देखता है कि उसका करेक्टर कैसा है। दैट मीन्स कि भैया वो इंसान कमिटमेंट तो है, हार्डवर्किंग है कि ऑनेस्ट है कि नहीं, इंटीग्रिटी है कि नहीं, मतलब उसका क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो कैसा रहा है ना। प्रॉपर जो कहीं और लोन लिया है तो उसको टाइम पे रिपे किया है कि नहीं किया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है। सीरियस बंदा है कि नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं ना कि उसके करेक्टर को हम देखते हैं, सब कुछ सही है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं कैपेसिटी के ऊपर कि हाँ चलो भैया उसका सब कुछ सही है, अच्छा खासा इंसान सीरियस लग रहा है, हार्ड वर्किंग लग रहा है। तो फिर अब बात यह है कि अगर मान के चलो वो 10 लाख का लोन ले रहा है तो अब ये भी देखेंगे ना कि भैया अगर मान के चलो 10,000 का जॉब कर रहा है, बहुत ईमानदार है, बहुत हार्ड वर्किंग है और 10,000 का जॉब कर रहा है और लोन ले रहा है 10 लाख का, तो क्या ये कैपेसिटी है कि विद इन टाइम पीरियड के अंदर ये 10 लाख का लोन रिपे भी कर पाएगा, ठीक, गारंटी है। तो अब वहाँ पे देखते हैं हम उसकी कैपेसिटी कि भैया उसका क्या क्षमता है, वो जॉब से कितना पैसा अर्न कर रहा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लोन ले रहा है उसको वो टाइम पे रिपे कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो हम कैपेसिटी के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कैपिटल। अगर मान के चलो कि वो लोन ले लिया और उसकी जॉब चली गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो क्या उसके पास ऐसा कुछ है, ऐसा कोई संपत्ति, ऐसा कोई मोर्टेज, कोई सिक्योरिटी है जिसके बिहाफ पे इसको हम लोन देंगे। और अगर वो इंसान मान के चलो कि लोन रिपे नहीं कर पाता है कुछ कारण की वजह से, तो उस मोर्टेज, उस कैपिटल को हम बेच के हाँ और अपनी लोन रिकवरी कर पाएँ, ठीक है। तो वो भी चेक किया जाता है, उसके पास कितना एसेट्स है, कितने बैंक बैलेंस है, कितना उसकी प्रॉफिट है, कितना नेटवर्थ है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं। फिर कंडीशन आता है। कंडीशन कहने का सेंस ये हुआ कि मान के चलो कि आज वो 1 लाख पर मंथ की जॉब कर रहा है, तो क्या ये जॉब उसकी कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब ऐसा तो नहीं कि भैया वो 10 मंथ तक का लोन ले लिया है और उसकी 5 मंथ में जाके जॉब ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वो भी हम चेक करते हैं कि जो ये जब तक इसकी लोन चलेगी तब तक ये जॉब कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी हम देखते हैं। तो कंडीशन के अंदर आ जाता है। अगला आता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का सिंपल से मतलब है, मान के चलो कि आप एक बैंक में कर्मचारी हो, आप एएफओ बन गए, आप एग्रीकल्चर के बंदे हो, आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन गए, जो कि बैंकिंग जॉब होती है, इनका भी काम लोन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आप अगर एएफओ बन गए तो आपके पास कोई इंसान लोन लेने के लिए आया तो आप सब चीज़ों देखेंगे। अब आप जाहिर सी बात है कि ये बंदा एएफओ में है, बहुत सारा ट्रेनिंग लेके गया हुआ है, बहुत सारा इनका एक्सपीरियंस है। तो अब ये अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये सब सक्षम हो गया या नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कि अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये इंसान को देख के जान लेता है कि हाँ इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो वो किसके अंदर आता है, आपका कॉमन सेंस के अंदर आता है। मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर कोई बैंक एम्प्लॉय लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है तो वो उसकी कॉमन सेंस में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से 5 आपके क्राइटेरिया हैं जो कि पता होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब जो लोन लेने आ रहा है, जो संस्था लोन लेने आ रही है, उसकी क्या कैरेक्टर रही है, कैसा वो इंसान रहा है, कैसा वो उसकी कंपनी रन कर रही है, तो वो आपका कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा। जितना का लोन ले रहा है उसको वो रिपे कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो कैपेसिटी के अंदर आता है। उसके पास कितना क्षमता है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना उसके पास संपत्ति है, तो वो कैपिटल के अंदर आ जाता है। कंडीशन मतलब क्या उसकी अर्निंग प्रॉपर फिक्स है, टाइम पे चल रही है, ठीक वो है कि नहीं है। कॉमन सेंस मतलब जाहिर सी बात है अपने जो भी एम्प्लॉय लोन इशू कर रहा है उसकी जो खुद की एनालिसिस है कि इसको लोन अप्रूव करना है कि नहीं करना है, वो कॉमन सेंस के अंदर आता है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट 5 CS ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जो पता होने चाहिए आपको। तो अब कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5 CS ऑफ क्रेडिट। तो देख लो सब सारे के सारे क्या है, C से स्टार्ट है भाई मेरे, ठीक है। तो उसमें कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन, कॉमन सेंस आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नो फ्रेंड्स,
आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग 7 Ps ऑफ क्रेडिट। इनमें सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस। देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस का सिंपल सी मतलब है कि ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो वो लोन से आप ये काम कर सको, मतलब एक तो जिस काम के लिए लिए हो उस काम को तो करो ही करो, अब उस काम मतलब उस पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करो, मतलब कि उस काम के लिए जो कि आप काम के लिए लोन लिए हो उस काम को इतने अच्छे से करो कि उसी से आप एडिशनल इनकम भी जनरेट कर पाओ। जैसे मान के चलो कि हम क्या किए, जैसे मान के चलो कि हमने लोन लिया अपने फसल के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फसल आपके पास अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, इससे चारा भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, तो क्यों ना हम एक डेयरी सेटअप कर लें, है ना, डेयरी फार्म खोल लें, क्योंकि चारा आपको यहाँ से मिल ही रहा है, आपको प्रॉपर एक से दो गाय पाल लीजिएगा तो चारा इस जो आपके मतलब इससे ग्रेन आप यूज़ कर लीजिए, जो आपके चारा बचेगा उसको गाय को दे दीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको दूध भी मिलेगी और दूध को आगे चल के बेच भी सकते हो। दैट मीन्स कि कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप जो लोन लिए हो, ठीक है, उससे ट्राई करो कि एडिशनल इनकम जनरेट कर पाओ, है ना, एक्स्ट्रा जो एसेट है उसको जनरेट कर पाओ। कहीं ना कहीं ये फोकस कर रहा है एडिशनल इनकम के ऊपर कि आप इस पैसे से और भी ज़्यादा अपना प्रॉफिट को डेवलप कर पाओ, ठीक है, वो होता है प्रोडक्टिव पर्पस, है ना, नेम से पता चल रहा है प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्टिव बनाना है आपको, ठीक है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। जैसे आप अगर बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए और आपको पता है बैंक अपने कस्टमर की बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है। कब, जैसे आप बैंक में जाएंगे, बैंक किसी बैंक के आप रेगुलर कस्टमर है, अच्छे से उसके लोन रिपे करते हैं, अच्छे से सारा जो सीट्स है वो मेंटेन करते हैं, तो बैंक आपकी रिस्पेक्ट भी करती है। आप बैंक जाओगे तो अच्छा ठीक से बैठिए बैठिए सर, मतलब रिस्पेक्ट से बात करेगी और आपको अगर लोन चाहिए होगा तो तुरंत वो रिकवर करवा तो मतलब तुरंत वो आपको दिलवा देगी, ठीक है, क्योंकि पता है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री रहा है, जो भी आपका मतलब बैंक के आप एक अच्छे कस्टमर बन गए हो, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, तभी आपको वो इतना रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन एक और बंदा है वो लोन ले लिया और उसको 10 दिन से हम फ़ोन कर रहे हैं बट वो रिपे नहीं कर रहा, तो अब बैंक के पास वो दोबारा लोन लेने के लिए जाएगा, तो जाहिर सी बात है बैंक इसको लोन देने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि पिछले बार उसका हिस्ट्री अच्छा नहीं रहा था, वो बहुत ही डिले से आपका लोन रिपे किया था, तो कहीं ना कहीं अपना पर्सनालिटी वो खराब रखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी पर्सनालिटी अच्छी रखनी है ताकि जो हमें आसानी से पूर्वक जो लोन वो मिल सके, ठीक है। इसमें देखिए दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक है दैट इज नॉन विलफुल डिफ़ॉल्ट। देखिए नॉन विलफुल डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो कोई फार्मर है, वो अपने क्रॉप के लिए लोन लिया था बट बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइमेट ख़राब हो गए और इनके फसल ग्रो ही नहीं कर पाए, ठीक है, जिसकी वजह से वो फसल को बेच नहीं पाया और अपने लोन को रिपे भी नहीं कर पाया। तो ऐसे के लिए गवर्नमेंट जो बैंक है वो उनको एक्स्ट्रा ग्रेस दे देती है कि हाँ ठीक है आपको ये 4 महीना और हम बढ़ा दिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन विलफुल डिफ़ॉल्ट। लेकिन उसका क्या, जिसका इसमें से एक और वर्ड आएगा विलफुल डिफॉल्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या बोलता है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर हु प्रॉफिटेबिलिटी यूजेस द लोन बट स्टिल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिफॉल्टर। दैट मीन्स कि मान के चलो वो किसान जो अच्छा खासा फसल को बेच लिए, अच्छा खासा अर्निंग कर लिए, लेकिन स्टिल वो लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर लोन रिपे नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलफुल डिफॉल्टर्स। होप सो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल यही बोलती है कि आपका पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, चाहे वो आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। अगला आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ का देखिए यहाँ से ये मतलब है कि जो भी हम लोन दे रहे हैं उसका केवल ये मतलब नहीं है कि आप अपना इंटरप्राइजेस को बढ़ाओ, ठीक है, केवल लोन से आप अपने इंटरप्राइजेस के प्रोडक्शन को मत बढ़ाओ, आप अदर फैक्टर्स को पे भी ध्यान दो।
जैसे सिंपल सी बात है, आप मान के चलो कि आपने लोन लिया, ठीक है। अब आप लोन लिए तो प्रोडक्टिविटी क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म ध्यान सुनना। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन को ही केवल बढ़ाओ, ठीक है, आप दूसरे फैक्टर की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ इसमें आया तो, जैसे मान के चलो कि आप एक अच्छे ब्रीड का कैटल ले आओ। माना कि आपने साहिवाल ले आया, एक अच्छे ब्रीड के कैटल है साहिवाल। इससे क्या होगा, एक तो आपको अच्छा खासा यहाँ से इनके दूध से क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ऊपर से इनके दूध के अच्छे खासे प्रोडक्ट आप बना के बेच सकते हो, छेना हो गया आपका, पनीर हो गया, ठीक है, तो वो भी आप सेल कर सकते हो। तो आपने देखा कि आप दूध के साथ साथ दूसरे फैक्टर पे भी ध्यान दे रहे थे, दूसरे फैक्टर को भी आप आपका बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। तो ये बोलता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। समझ आ रहा है ना, कि आप एक अच्छा ब्रीड ले आए, उस ब्रीड से आप अच्छे खासे दूध भी बेच रहे हो, वहाँ से भी अर्निंग कर रहे हो, और क्योंकि गाय अच्छी है तो इसके जो भी अदर कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होंगे, जैसे इसका पनीर बना रहे हो, छेना बना रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे क्वालिटी का बन रहा है। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। बोलता है ना, द क्रेडिट विच इज एडवांस नॉट वाई इंक्रीज द प्रोडक्शन बट शुड एबल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उस पर भी फोकस करें आप, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बोलता है प्रिंसिपल ऑफ फेज्ड डिसबर्समेंट, है ना। ये क्या बोलता है, डिसबर्समेंट ये बोलता है भाई, सिंपल सी बात है कि जो भी लोन है उसको आप इंस्टेंट ना दे। जैसे अगर मान के चलो कि कोई 10 लाख का लोन लेने आ गया, ठीक है, उसको आपने 10 लाख एक साथ ही दे दिया, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है इसका पैसा ज़्यादा है तो ये और चीज़ में खर्च कर देगा। एक बैंक को डर होती है ना कि बैंक हमसे पैसा इस चीज़ के लिए ले गया लेकिन वो किसी और चीज़ में यूज़ कर देगा, इसलिए इसको एक बार में पैसा मत दो, इसको पैसे इंस्टॉलमेंट में दो। मतलब एक बार आपने मान के चलो 2 लाख दिया, एक बार 2 लाख दिया, एक बार 2 लाख दिया, तो इससे क्या होगा कि ये 2 लाख आपने स्टार्टिंग में दिया था, अब ये आप ये 2 लाख दे के आप उस चीज़ को फिर से आप देख जिस मान के चलो कि कोई किसान है या फिर कोई इंसान है, वो बैंक के पास गया था लोन लेने के लिए, और लोन जो बैंक है उसको स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की लोन दी, और ये 2 लाख का जो है वो जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया था उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। अगर वो उसी काम के लिए कर रहा है तो उसको फिर नेक्स्ट 2 लाख हम अप्रूव करेंगे। तो इसलिए बोलता है कि लोन को आप फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करो, एक साथ डिस्ट्रीब्यूट मत कर दो। एक साथ कर दोगे तो गारंटी नहीं है कि उसको पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, वो कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, कुछ और कर देगा, इसलिए पैसे उसको टुकड़ों में दो, ठीक है। तो टुकड़ों में देने का फ़ायदा बताया ना आपको कि फ़ायदा क्या है, कि उससे ये पता चलेगा कि मान के चलो 10 लाख का लोन दिया था आपने, उसको भी सिर्फ 2 लाख ही दिए हैं, तो ये 2 लाख आप जब वो इन्वेस्ट करेगा तो आपको आइडिया तो हो जाएगा कि जिस काम के लिए लोन लिया था उसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे फिर आप नेक्स्ट टाइम 2 लाख रुपये आसानी से इन्वेस्ट उसको आप दे सकते हो। लेकिन पता चला 2 लाख रुपये जिस काम के लिए था उस काम के लिए इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर अगला आप उसका पेमेंट रोक देंगे, अगला उसको लोन आप देंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आसानी पूर्वक जजमेंट करने के लिए ये प्रिंसिपल काम आता है, ठीक है। तो ये बोल रहा था आपका प्रिंसिपल ऑफ फेज डिस्ट, है ना, क्या है, डिसबर्समेंट, ठीक। 9, अगला क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि भैया सिंपल सी बात है कि जिस काम के लिए आप लोन लिए हो, क्या आप उसी काम के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 5 लाख का लोन लिया था ये बोल के कि हम डेयरी फार्म खोलेंगे, और उस 5 लाख के आप मकसदी तो नहीं मिलेगा, आप 5 लाख का कोई अच्छा सा कार लेके और घूम रहे हो, ठीक है, वो काम तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो ब्रोवर, जो किसान, जो ऑर्गेनाइजेशन लोन ली है वो उस जिस काम के लिए लोन ली है उस काम में पैसे को इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगला आ गया प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट क्या बोलता है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल पेमेंट ये बोलता है कि आप रीपेमेंट
स्केड्यूल्स जो है वो फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अगर बाय चांस आप लोन रिपे नहीं कर पाते हो ड्यू टू सम नेचुरल फिनोमेनन या फिर किसी भी कारण आप लोन रिपे नहीं कर पाते हो, तो आपको बैंक ग्रेस पीरियड भी दे देगी कुछ मंथ का, ठीक है। आप 2 मंथ और एक्सटेंड आपको कर देगी, उसके बाद आप लोन रिपे कर दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोलता है प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट कि भैया आप क्या कीजिए, रिपेमेंट स्केड्यूल जो है लोन का वो फिक्स कर लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको इन केस कुछ भी दिक्कत होती है तो बैंक आपको ग्रेस पीरियड देगी, आप उसके तहत जो है वो लोन रिपे कर दीजिएगा, ठीक। नो, अगला आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो कि कुछ ऐसा आपने मतलब आप फसल लगाए थे, अब हुआ क्या कि आप फसल लगाने के लिए आप बैंक से लोन लिए थे, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हो गया, कुछ मतलब कुछ भी हो गया और उसकी वजह से आपके पूरे के पूरे फसल बर्बाद हो गए और आप लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब क्योंकि आप लोन रिपे ही नहीं कर पा रहे हो बैंक को, तो उसके लिए बैंक के पास क्या है, अलग अलग टाइप के कुछ सेफ्टी मेजर हैं, है ना। क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। तो भैया आप क्योंकि लोन ही नहीं रिपे कर पा रहे हो, तो अब क्या करेगा बैंक, क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट से सेफ्टी मेजर यूज़ करता है। जैसे सबसे पहले बोलेगा कि आप इंश्योरेंस करवा लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा जिससे आप रिपे कर दीजिएगा हमारा लोन, ठीक है। इसके बाद बोलेगा कि आप हमारे जो लिंक करवा लीजिए क्रेडिट को मार्केटिंग एग्रीमेंट्स के साथ। दैट मीन्स कि आप अपने प्रोडक्ट जो भी होंगे आपको उस मार्केट में सेल कीजिएगा, यहाँ से जो अर्निंग मिलेगा उससे आप लोन रिपे कर दीजिए, ठीक है। इसके साथ बोलता है कि आप वेयर हाउस में, यहाँ वेयर की मत नहीं होगा, WARE, वेयर हाउस, ठीक है ना, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। वहाँ पे जाइए अपने प्रोडक्ट को वहाँ दे दीजिए, ठीक है। वहाँ से जो रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट के तहत आप बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है। अब DICGC करवा लीजिए, वहाँ से भी आपको हमें लोन रिकवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हो आपके पास कुछ मॉर्टेज है तो उसके तहत भी मिल जाएगा, तो सिक्योरिटी आप दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट से सेफ्टी मेजर बैंक यूज़ करता है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको ही क्या वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसको मैं फिर से रिकैप करवा देता हूँ। प्रोडक्टिव का करने का मतलब ये हुआ कि आप एडिशनल इनकम जनरेट कर पाओ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनालिटी कैसा है, आप कितने अच्छे एक अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हो, वो इसमें आता है। इसके साथ आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें ये बोलता है कि केवल आप जिस काम के लिए लोन लिए हो, ठीक है, उसको तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ, और ये ट्राई करो कि उसके साथ उसी का दूसरा फैक्टर जो है उसको भी आप इंक्रीज कर सको, मतलब प्रोडक्टिविटी को भी आप इंक्रीज कर पाओ, ठीक है। इसके बाद बोलता है आपका फेजेस डिसबर्समेंट। ये बोलता है कि भैया जो लोन है उसको आप फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करो, जिससे क्या होगा, उसे ये पता चलेगा कि जिस काम के लिए बंदा पैसा ले रहा है कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर उसको यूज़ कर रहा है, तो उसके बाद ही उसका दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब जिस पैसे का वो मतलब जिस काम के लिए पैसा लिया है क्या उसका वो उसी चीज़ में यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको पेमेंट करने के लिए उसका आप रीपेमेंट स्केड्यूल बना दो, इतने मंथ में आपको इतना रीपेमेंट करना है, ठीक है। अगर बाय चांस वो किसी नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से नहीं कर पाता है तो उसको ग्रेस पीरियड दे दो, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। मान चलो कि जो लोन लिया वो बहुत ही कुछ दिक्कत हो गया और लोन रिपे ही नहीं कर पा रहा, ओवर ड्यूज आ रहा है, तो फिर उस कंडीशन में बैंक क्या करती है, अपना कुछ इंपॉर्टेंट से सेफ्टी मेजर लेके चलती है, जो कि मैंने बताया, इंश्योरेंस करवा लीजिए, लिंकिंग करवा लीजिए, आप वेयर हाउस से रिसिप्ट उसको अपने प्रोडक्ट दे दीजिए, वहाँ से रिसिप्ट के थ्रू आप लोन ले लीजिए, ठीक है। आप DICGC करवा लीजिए, ठीक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट से कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स थे जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो लेके चलते हैं। तो ये था हमारा दैट इज 7PS। होप सो गाइज आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नोट्स मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।